Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 17 जून 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, वैसे आपको पता होगा हमारा एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर में दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी, वहाँ पे ये पीडीएफ्स मिलते हैं। बट अभी कुछ दिनों के लिए पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे किसी के पास भी। रीज़न आपको पता है क्योंकि आपके पास में भी टेलीग्राम का एक्सेस नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि टेलीग्राम को टेम्पररी बेसिस में इंडिया में बैन कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि नीट पेपर लीक हो रहा था, उस वजह से यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो भी कुछ समय तक। और आपको पता है कि जो हमारे ये पीडीएफ्स हैं जो पेड ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारे पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, ये सब टेलीग्राम पे ही देते हैं। हमारा टेलीग्राम पर ही एक पेड चैनल भी है, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो एक्चुअली में ये जितनी भी चीज़ें हैं कि परेशान हो रहे हैं लोग, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं या फिर मेरे पास में मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इन पीडीएफ्स का क्या होगा, ये पीडीएफ्स कैसे मिलेंगे, अब टेलीग्राम बैन हो गया। कुछ दिनों के लिए है, 21 ऑफ जून तक। मोस्ट प्रोबेबली 22 ऑफ जून से सब कुछ वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो 22 ऑफ जून से यहाँ पर ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलने लगेंगे वापस से, जैसे पहले मिल रहे थे। और इतने दिन के बीच का क्या होगा, ये 17, 18, 19, 20, 21 इतने कुछ दिनों का एक सप्ताह के पीडीएफ्स कहाँ जाएंगे, ये सब आपको मिल जाएंगे उस वाले टेलीग्राम चैनल पर भी जो हमारा पेड ग्रुप है, जब ये सब कुछ वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। और अभी बीच में इतने दिनों के लिए दोस्तों सभी लोगों के लिए पीडीएफ्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा थ्रू दी व्हाट्सएप चैनल। एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इवन कॉमेंट में भी पिन कर दूंगा, उसको आप चेक कर लेना और उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, इतना मतलब बीच में कि हाँ इतने दिनों का कैसे कवर होगा, तो वो सब आप वहाँ से कवर कर पाओगे। एक हफ्ता के जो भी पीडीएफ्स हैं वो सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी ये वाली परेशानी भी दूर हो गई। शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। शुरुआत करने से पहले आपको पता है एक मैप का क्वेश्चन हमेशा हम लेते हैं, तो आज आपको मैप में जाकर देखना है फ्रांस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए, यह है दोस्तों आज का हमारा आर्टिकल नंबर 1, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखो भारत की जो एयरफोर्स है, वायुसेना, अभी तो फिलहाल वो नीट का पेपर भी लेकर चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से इस बार नीट का पेपर ऑर्गेनाइज किया है। नीट का पेपर बहुत बार लीक हुआ है, इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस, इतनी सारी चीज़ें, टेलीग्राम के ऊपर में रोक लग चुकी है। एयरफोर्स यहाँ पर नीट का पेपर कैरी करके पहुँचाएगी, तो ये सब कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, जबकि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। ठीक है, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं पेपर लीक्स के ऊपर में, उसको लेकर एक बड़े लॉ की ज़रूरत है। आप कब तक इस प्रकार से अरेंज करेंगे? जो काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है ये सब कुछ हैंडल करने का, उसमें आप एयरफोर्स को शामिल कर पा रहे हैं, उसमें आप यहाँ पर टेलीग्राम को हटा रहे हैं, कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें मिलियंस यूज़र से शामिल हैं उनको कुछ समय के लिए बैन कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पर एक इमेज जो है ना, वो नेगेटिव साइड में जाती है कि हाँ हम अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, पेपर लीक हो गया, अब उसके बाद में ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन हो सके। तो ये कोई अच्छी छवि नहीं क्रिएट करता इन सब चीज़ों की वजह से। फिलहाल अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ गए। अब देखो आर्टिकल ये कहता है कि देखो जो हमारी वायुसेना है, एयरफोर्स, वो अभी एक्सरसाइज पिच ब्लैक में हिस्सा लेने वाली है। एक बहुत ही बड़ा अभ्यास होता है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला बायलेटरल एक्सरसाइज है? बायलेटरल एक्सरसाइज वो होता है जो केवल 2 देशों के बीच में होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज। इसमें केवल एक कंट्री नहीं है दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ आप देख पाओगे तो क्लियरली मेंशन है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में पार्टिसिपेट करेगा। 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026 तक इस अभ्यास को चलाया जाने वाला है। इस अभ्यास में बहुत सारे कंट्रीज़ की एयरफोर्स शामिल होने वाली हैं। अपना भारत तो रहेगा, उसके साथ साथ 18 और भी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं जो अपनी एयरफोर्स के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे इस अभ्यास के अंदर में, ताकि ये सभी कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच में एक कॉपरेशन मेंटेन हो सके, इन सभी देशों के बीच में डिफेंस रिलेशंस और मजबूत हो सकें। ये हमारा एग्जैक्टली मेन पर्पस है इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक का। लेकिन मेन जो इसका होस्टिंग कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अभ्यास को होस्ट कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसको पिच ब्लैक क्यों बोला गया है? क्योंकि मतलब देखोगे शुरुआत में इस एक्सरसाइज के अंदर में रात के समय पर फ्लाइंग ऑपरेशंस कंडक्ट करे जाते थे, तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो ऑपरेशन पिच ब्लैक नाम है वो रख दिया गया।
एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है कि अगर रात के अंधेरे में विजिबिलिटी कम है तो उस दौरान एयरफोर्स कैसे ऑपरेट कर सकती है, कैसे वर्क कर सकती है अपना। ठीक है, तो उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन मतलब इसी चीज़ का अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना। उसी को हम लोगों ने नाम दिया है एक्सरसाइज पिच ब्लैक का। ठीक है, तो ये नाइट से यानी रात से एसोसिएटेड है, इसलिए पिच ब्लैक यहाँ पर वर्ड दिया गया है। बाकी ये जो अभ्यास है इसको ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल एयरफोर्स है वो यहाँ पर इसको कंडक्ट करता है, याद रखिएगा, होस्ट करता है। और ये मल्टीलेटरल एयर वॉरफेयर है, इसमें एक कंट्री नहीं लगभग 20 कंट्रीज़ हैं जो मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं इस अभ्यास में। तो इस बार 2026 वाला जो ये एडिशन होने वाला है ये कहाँ पर होगा दोस्तों? ये कंडक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के बेस डार्विन से, उसके अलावा बेस टेंडल से, और उसके अलावा एक बेस है एम्बरले क्वींसलैंड के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ये 3 अलग अलग बेसिस हैं जहाँ से इस अभ्यास को कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये 2-3 दिनों का अभ्यास नहीं है, लगभग बहुत लंबे समय चलने वाला है, 20 डेज़ का, लगभग 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ये अभ्यास चलने वाला है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ एडवांस एयर फोर्सेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसमें हाई कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स के ऊपर में फोकस किया जाएगा। इसमें हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से एयर ऑपरेशंस में ये जो एयर फोर्स है वो एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। एयर डिफेंस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है, आपस में कंट्रीज कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे बेस्ट कर सकती हैं, ये है हमारा अल्टीमेट पर्पस इस अभ्यास के अंदर में। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज होता है, चाहे वो आर्मी के बीच में हो, नेवी के बीच में हो, एयरफोर्स के बीच में हो, अल्टीमेट पर्पस यही है कि आपस में रिलेशंस को बूस्ट किया जा सके। ज़रूरत आने पर ये सभी एयरफोर्स साथ में शामिल हो सकें, सभी, क्योंकि एक दूसरे से पहले ही अच्छी तरीके से मेल मिलाप कर चुके हैं, सिनर्जी बेटर तरीके से हो चुकी है, जिसको आप एक वर्ड कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये भी यहाँ पर मेंटेन रहता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी एक बहुत बड़ा इशू आता है तो उस समय पर ये सभी एयरफोर्स साथ में आ सकेंगे, उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके चलना। तो इस तरीके से आप देख पाओगे ये होता है अभ्यास का एक सबसे बड़ा रोल। तो भारत का पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है? तो भारत की वायुसेना, हमारी एयरफोर्स एक मल्टी रोल टास्क फोर्स के तौर पे डिप्लॉय करने वाले हैं इस अभ्यास के अंदर में। तो इंडियन एयरफोर्स, याद रखिएगा, इस अभ्यास में तो पार्टिसिपेट करेगी, साथ ही साथ में कुछ और कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन कंट्रीज़ के एयर फोर्सेस के साथ में हम लोग सेपरेटली भी कुछ एंगेजमेंट करने वाले हैं। एक तो इस अभ्यास में हिस्सा लिया जाएगा, साथ में इन देशों के साथ सेपरेटली अलग से भी यहाँ पर कुछ हम लोग एंगेजमेंट्स करने वाले हैं अपने अलग अलग तरीके से या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे। इससे क्या होगा, और भी कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशंस है वो और ज़्यादा गहरे होते हुए नजर आएंगे। अब इससे फायदा बता चुका हूं, इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन होगी, क्षमता बढ़ेगी मिलिट्री फोर्सेस की अलग अलग कंट्रीज के बीच में कि भाई आपस में ऑपरेशन कभी करना हो तो एक साथ ये इकट्ठे हो सकते हैं। कोई डिजास्टर आ गया तो उस दौरान ये कंट्री साथ में इकट्ठे होकर अपना रिस्पॉन्स दे सकती हैं, ह्यूमैनिटेरियन मिशन चला सकते हैं। तो भविष्य की तैयारी अभी से की जा रही है और ये होता है अभ्यास के अंदर में, एक्सरसाइजेस के अंदर में। अब क्या भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है इस पिच ब्लैक के अंदर में? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इंडियन एयर फोर्स ने पहले भी पार्टिसिपेट किया हुआ है 2018, 2022, 2024। हालांकि ये जो अभ्यास है 1980s या 1981 से समय से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने यहाँ पर बहुत समय से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल, हम 2018, 2022 और 2024 का एडिशन कर चुके हैं और अब 2026 का एडिशन कर रहे हैं, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, 2018 के बाद 2022, 2022 के बाद 2024, 2024 के बाद 2026, यानी 2-2 साल का गैप है। और कभी भी यहाँ पर इस तरीके से 2-2 साल के गैप होते हैं किसी भी अभ्यास में, तो उसको हम लोग बाइनियल एक्सरसाइज कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं उसको? बाइनियल एक्सरसाइज क्या कहा जाता है, यानी कि हर 2 साल बाद उस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर यह बात भी बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है। अब आगे सुनिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा भारत के साथ में, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस मजबूत होंगे, हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है, ठीक है, वो ऑपरेशंस के लिए पहले से ही रेडी हो सकेंगी। हम एडवांस कॉम्बैट टैक्टिक्स को समझ पाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में हमारी एयर फोर्स के जो रिलेशंस है वो और भी बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश हो पाएंगे। यही एग्जैक्टली हमारा मेन टारगेट है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए आगे सुनिए। अब ये तो दोस्तों बात हो गई पिच ब्लैक के बारे में। सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, मतलब अभ्यास का नाम दे देता है और पूछता है कि ये कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। जैसे नोमैडिक एलिफेंट को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ नोमैडिक एलिफेंट कौन से 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है। ज़रा बताना, भारत के साथ वो दूसरा कौन सा कंट्री है? चलो मैंने लिख दिया है, एम ही लिखा है बस। बताओ वो दूसरा कौन सा कंट्री है जिसके साथ में नोमैडिक एलिफेंट नाम का अभ्यास हम करते हैं। बाकी आप देखोगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में
दो और अभ्यास होते हैं। एक तो पिच ब्लैक हो गया जहां पर हमारी एयरफोर्स शामिल होती है, और बट पिच ब्लैक जो है ये मल्टीलेटरल है जिसमें और भी कंट्रीज़ की एयरफोर्स शामिल होती हैं। बाकी भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्मी के बीच में केवल इन दोनों देशों की आर्मी प्रेजेंट होती है, इनके बीच में भी एक अभ्यास होता है जिसको ऑस्ट्रा हिंद कहा जाता है। फिर दोनों देशों की नेवी के बीच में भी एक अभ्यास होता है जिसको ओसेंडेक्स कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद, ओसेंडेक्स, एंड देन उसके बाद यहां पर अब बात आती है पिच ब्लैक के बारे में, तो पिच ब्लैक एयरफोर्स के बीच में, यानी कि ट्राइलेटरल अभ्यास हम कर रहे हैं। आर्मी भी, नेवी भी, एयरफोर्स भी अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के साथ में कॉपरेट करते हैं, जिससे डिफेंस रिलेशन हमारे और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं दोस्तों इस आर्टिकल में, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक क्या है, ये नाम पिच ब्लैक क्यों रखा गया है ना। उसके अलावा और भी सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। इसको कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं कि इंडिया ने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या इंडिया शुरू से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है 1980s के टाइम से हो रहा है ना। तो ऐसा पूछ ले कि क्या इंडिया शुरू से ही पार्ट है इस एक्साइज पिच ब्लैक का, तो शुरू से पार्ट नहीं, हमने 2018 में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आर्टिकल हमारा समाप्त। आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। और दोस्तों इसी बात पर मेक श्योर करना, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो पे लाइक का बटन है, आप लोग उसको प्रेस कर सकते हैं, 4000 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज़ ज़रूर से इसको सपोर्ट कीजिएगा। चलिए भाई, अगला आर्टिकल आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं, फटाफट कवर करते हैं। बात क्या हो रही है, इंडिया विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ IORA इन 2025। अब दोस्तों यहां पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन में जितने भी कंट्रीज प्रेजेंट हैं उनके बीच में यहां पर एक ग्रुप फॉर्मेशन किया गया है, एक बहुत बड़ा एसोसिएशन बनाया गया। इसको नाम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का दिया गया। अब इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है, तो अब यहां पर अगले 2 साल के लिए इंडिया जो है इसकी चेयरमैनशिप को संभालेगा, ये याद रखिएगा। और उसी के साथ, क्योंकि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं IORA, उससे पहले रीजन आपके सामने ये प्रेजेंट है। ठीक है, 2025 में ये देखो, 2025 में ये चेयरमैनशिप हमको मिल गई थी, तो मतलब अभी के समय पर इंडिया के पास में IORA की चेयरमैनशिप है, ये याद रखिएगा। इसलिए 2025 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हमको पहली चेयरमैनशिप मिल चुकी है, तो अभी हम ही यहाँ पर इसको देख रहे हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को। लेकिन हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली इंपॉर्टेंट IORA था तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल फिलहाल ये कहता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा G7 का समिट चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं G7 की समिट में। इन्वाइट किया गया था इंडिया को। अभी ट्रम्प के साथ में मीटिंग होती है, मैक्रों के साथ में डिस्कशंस होता है, कनाडा के साथ में सेपरेटली बातचीत होती है। तो कनाडा की यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि कनाडा को भी IORA का एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर मेंबर बना दिया जाए। IORA का मेंबर ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर बना दिया जाए, ये कनाडा की रिक्वेस्ट है। तो IORA इसको एग्जामिन कर रहा है, जो भी डिसीजन होगा वो आगे बता देगा, अभी कोई भी डिसीजन नहीं सुनाया गया है। तो इसी वजह से अब फालतू की चीज़ें इस आर्टिकल में है, इसलिए सीधा सीधा मुद्दे पर आ जाओ, और वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ये होता क्या है ये जानिएगा। IORA के बारे में हम लोगों ने फुल फॉर्म तो समझ लिया है, लेकिन ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन होते हैं जहां पर जितने भी कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहां पर उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही हो। इसको बनाया गया था 1997 में, ताकि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन कहां पर? इंडियन ओशन बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के ऊपर में। देखो, इंडियन ओशन रीजन को देखोगे तो भाई ये है अपना वो पर्टिकुलर रीजन, लेकिन इस इंडियन ओशन रीजन के आसपास तमाम कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। आप देख पाओगे कितनी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर अफ्रीका की हैं जो इंडियन ओशन के साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। फिर इधर यहाँ पर अरब नेशंस में यमन, ओमान, UAE हो गया, ईरान हो गया, अपना भारत हो गया, फ्रांस का एक आइलैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से फ्रांस भी इसमें है। देन उसके बाद में मॉरिशस हो गया, सीचेल्स, मडागास्कर, कॉमरोस, जितने भी कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं ये 23 मेंबर्स हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 23 मेंबर्स हैं करेंट समय पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका मेन पर्पज़ यही है कि इंडियन ओशन के आसपास बॉर्डरिंग जितनी भी कंट्रीज़ हमको देखने को मिल रही हैं, इन कंट्रीज़ के बीच में एक कॉपरेशन को, एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, यही हमारा एक अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, ये बात दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद याद रखिएगा कि IORA का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मेन सेक्रेटेरिएट मॉरिशस के अंदर में प्रेजेंट है। इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में देखने को मिल जाता है।
ठीक है। चेयरमैनशिप की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2023 से 25 तक चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास में थी, और अभी के समय पर 2025 में हमको ये चेयरमैनशिप मिली है, तो 2027 तक यानी 2 ईयर्स के लिए जो चेयरमैनशिप है अभी वो भारत के पास में है इस IORA की। तो ये डिस्कशन हुआ, IORA के बारे में आपने जाना। अभी कुछ और बातें भी हैं जो कि पता होना ज़रूरी हैं। ये जो आइडिया है ना IORA का, ये नेल्सन मंडेला जी की विजिट के बाद हुआ था। देखो 1995 में नेल्सन मंडेला की विजिट होती है भारत में, जहां पर वो इस मुद्दे पे जोर देते हैं कि भाई इंडियन ओशन कंट्रीज़, इंडियन ओशन के आसपास तमाम देश हैं, क्या हम उनके बीच में एक कॉपरेशन, एक ग्रुप फॉर्मेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो उसी को बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो मुद्दा है वो उठता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मांग ये है कि जितने भी ये कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड कनेक्टिविटी। केवल यहाँ पर एक चीज़ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये लोग समुद्र की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। समुद्र की सुरक्षा के साथ साथ आपस में इकोनॉमिकली ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, आपस में बहुत सारा व्यापार कर सकें, ब्लू इकोनॉमी को डेवलप कर सकें, पीपल टू पीपल रिलेशंस अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन ये थोड़ा सा बेटर हो सके। यह है मेन पर्पस IORA का। इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन, मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रमोशन, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, इन सब चीज़ों पे काम करना। अब रहे ये कुछ बेसिक फैक्ट्स, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेन हेडक्वार्टर, मेन सेक्रेटेरिएट प्रेजेंट है मॉरिशस के अंदर में। मॉरिशस में इसका मेन हेडक्वार्टर। करेंट समय पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में टोटल 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। कनाडा चाहता है कि कनाडा भी यहाँ पर इसमें एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर निकल कर आए। अब IORA में क्योंकि 23 कंट्रीज़ हैं, तो भाई इतने सारे देशों के लिए डिसीजन लेता कौन है? तो डिसीजन लेने के लिए एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बना रखी है। उस बॉडी को यहाँ पर एग्जैक्टली हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें इन सभी मेंबर कंट्रीज़ के यानी कि इन 23 मेंबर कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहता है सभी का, तो सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। कोई भी मुद्दा अगर डिस्कस करना है, कोई भी मैटर पर अगर कोई बातचीत करनी है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसमें बताया गया है। एक तो भाई इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो मेल मिलाप को बढ़ाता है। दूसरा IORA में आता है ट्रॉइका सिस्टम। ट्रॉइका सिस्टम में मतलब 3 चीज़ें हैं। एक तो भाई जैसे मान लो करेंट समय पर चेयरमैनशिप किसके पास में? इंडिया के पास में, तो इंडिया। इसका वाइस चेयर भविष्य में किसके पास चेयरमैनशिप जाने वाली है? वो कंट्री। और किसके पास चेयरमैनशिप थी? वो पुराना कंट्री, जैसे श्रीलंका। इन तीनों को साथ में लेकर आते हैं, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है। इससे क्या होता है कि मेल मिलाप बना रहता है कि भाई पहले क्या चल रहा था वो सारे कनेक्शंस रहते हैं, और भविष्य में क्या करना है वो सारे कनेक्शंस रहते हैं। तो इसमें ट्रॉइका मैकेनिज्म भी है। बाकी एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो है ये याद रखिएगा, इंडियन ओशन डायलॉग। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। जो पर्पस है इसका वो यही है कि इन 23 कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना, जहां पे मिलकर ये लोग सब डिस्कशंस करेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव्स पर जो ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने डिस्कशन करे हैं IORA के। फिर बाद में IORA सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लेकर आया गया है 2014 में, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, जहां पर बहुत ही ज़्यादा कम विकास है। समझ रहे हैं? तो प्रायोरिटी एरियाज आपने देख लिया कि केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात नहीं करता है। IORA मल्टीपल चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन करता है कि भाई इन सभी समस्याओं को दूर किया जाए। कारण इंडियन ओशन रीजन कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है। इंडियन ओशन एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव ओशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस जान लो। आज दुनिया में 75% जो ट्रेड हो रहा है वो इंडियन ओशन के थ्रू जा रहा है। आज दुनिया के अंदर में 50% जो डेली ऑयल कंजम्पशन हो रहा है वो इसी इंडियन ओशन के थ्रू पास होता है। फिर इंट्रा इंडियन ओशन रीजन यानी इंडियन ओशन में ही आपस में कंट्रीज़ में जो ये ट्रेड है वो एस्टिमेटेड 2022 में $800 बिलियन को क्रॉस कर गया था। तो आप इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि दुनिया भर का व्यापार हो रहा है, और ये इकलौता समुद्र है जो बेसिकली किसी कंट्री के नाम के ऊपर में है, इंडिया के नाम के ऊपर में है। तो इंडिया के पास में अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास में चेयरमैनशिप है, तो हम कुछ और कंट्रीज़ को इसके अंदर में लेकर आ सकते हैं। इंडिया जो है इन कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को मजबूत कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशंस खुलकर हो नहीं पाते थे अभी तक IORA में। तो देखते हैं यहाँ पर इंडिया के क्या फर्दर इनिशिएटिव्स रहते हैं, और क्या कनाडा यहाँ पर इसका ऑब्जर्वर कंट्री बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी आने वाले समय पर देखने वाली बात है। तो ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ दोबारा उठा के नहीं देखोगे। तो ये रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं। IORA क्या है, इसका आइडिया कौन लेकर आया, इसका ऑब्जेक्टिव, सेक्रेटेरिएट, मेंबरशिप, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन काउंसिल कौन सा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस। दैट्स इट। चलिए
अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी या बिजनेस पेज पर प्रेजेंट है। वैसे तो इकॉनमी वाले आर्टिकल या इकॉनमी वाले सेक्शन के साथ में आप इसको जोड़ पाएंगे। आर्टिकल बात करता है टेक्सटाइल सेक्टर्स के बारे में कि भाई भारत के अंदर में जो हमारा कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा परेशान है या टेक्सटाइल सेक्टर बहुत मार झेल रहा है पिछले 10 सालों से। हमें सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने दुनिया भर की स्कीम्स लॉन्च की हैं। वो स्कीम्स आज मैं डिस्कस करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट है, ये देखिएगा, ये सारी स्कीम्स हैं। पीएलआई स्कीम, अभी बजट 2026-27 में टेक्सटाइल पे फोकस किया गया। पीएम मित्र पार्क, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस, सिल्क समग्र प्रोग्राम, ये सब कुछ यहाँ पर याद रखिएगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, सुनिएगा। जैसे जैसे रुपये की वैल्यू भी गिर रही है और दूसरी तरफ जो हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गया है 2025-26 में। आर्टिकल को जब आप जूम करके देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगी एग्जैक्ट रियल इंफॉर्मेशन। ये कहते हैं 2015 में हमने $40 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था टेक्सटाइल। ये कपड़ा हम एक्सपोर्ट करे थे दुनिया भर में, स्पेशली यूरोपियन यूनियन में कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। $40 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया 2015 में, और ये उसके कुछ सालों बाद कम होकर ये हो गया $40 बिलियन से कम होकर कितना, $36 बिलियन। और 36 के बाद अभी लास्ट ईयर यहाँ पर ये हो गया $35 बिलियन। तो लगातार गिरावट ही गिरावट होती चली जा रही है इसके एक्सपोर्ट के अंदर में। रीज़न ये है कि बांग्लादेश एक कंपटीशन खड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस यहाँ पर जो ऑर्डर भारत को देता था पहले, ये ऑर्डर आज के समय पर हमारे पास में कम हो गए हैं। चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका के पास में ऑर्डर थोड़े से बढ़ चुके हैं। तो ये कंपटीशन हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो कपड़ा है वो कम एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि हम किसी भी प्रकार से अपने इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकते। पता है कारण क्या है? कारण यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर आज भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। मतलब सबसे ज़्यादा तो आज रोज़गार भारत में खेती बाड़ी में लोगों को मिला हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कोई दूसरा सेक्टर जो है, दूसरी इंडस्ट्री जो है, वो दोस्तों यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। अब देखो, ये तो हमने आर्टिकल में डिस्कशन किया क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं कुछ सेपरेट नोट्स आपको दे रहा हूँ रिगार्डिंग टेक्सटाइल सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी आपको पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा, ये काम किए हैं। पहली चीज़, यूनियन बजट 2026-27, इस बार यहाँ पर जो लेटेस्ट बजट है उसकी बात हो रही है। इस बजट ने भी यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे तरीके अनाउंस करे हैं कि कैसे हम टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करेंगे, कैसे अपने देश के अंदर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले, कढ़ाई बुनाई करने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा, प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज कैसे हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की बात हुई। दूसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। टेक्सटाइल सेक्टर जब ओवरऑल आप देखते हो भारत का, तो ये एक सबसे रेलिवेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, जो बेसिकली हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एमएसएमई डेवलपमेंट में। माना जाता है, आप देखो ये फैक्ट है रटने वाला, हाथों हाथ जिसको आप रट सकते हैं, माना जाता है कि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 2% का योगदान देता है, एंड टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिड में यानी जीवीए में 11% का टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में कंट्रीब्यूशन देता है। तो जीडीपी में 2% का और मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में 11% का, ये बात रटने वाली है एज इट इज, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी करंट समय पर इंडिया इज द 6th एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स ग्लोबली। दुनिया भर में हम 6ठे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मेजरली यूएसए में जा रहा है या यूरोपियन यूनियन के अंदर में जा रहा है। फैक्ट हो गया। 80% आज पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी केवल छोटे छोटे बिजनेसेस के पास में है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के पास में है। इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए बजट 2026-27 में वेरियस स्कीम्स पे फोकस किया गया है। फिर गवर्नमेंट भी आज बात कर रही है पीएलआई स्कीम की। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आया जाए, ताकि हम अपने देश के अंदर में कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, सस्ता प्रोड्यूस करके यहाँ पर कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा बच सकें, दूसरे कंट्रीज़ के मामले में सस्ता प्रोडक्शन करने के बाद में दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर सकें हाई क्वालिटी का हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट लेकर आती है, मैन्युफैक्चरर से बोलती है आप मैन्युफैक्चर करो, आपको पैसा हम देंगे, इंसेंटिव देंगे आपको जितना ज़्यादा बेचोगे। फिर दूसरा पीएम मित्र पार्क, यह है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। ये इनिशिएटिव को लेकर आया गया है ताकि केवल एक ही पार्क बनाया जाए, उसी पार्क में सारा काम होगा कि भाई जो कपड़ा बन रहा है, कॉटन जो है ये ग्रो हो रहा है, ग्रो होने से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन सब कुछ एक ही जगह पे काम होगा। यानी कि जगह जगह मल्टीपल इंडस्ट्रीज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर बुनाई होगी, यहाँ पे कढ़ाई होगी, यहाँ पर सिलाई होगी, यहाँ पर इसमें कलर होगा। अलग अलग जगह पर ये सब काम होता था पहले, अब सब एक ही जगह पर होगा
सीधा रॉ मटेरियल आया, फिनिश प्रोडक्ट तैयार हुआ और उसको हमने उसके डेस्टिनेशन यानी एक्सपोर्ट कर दिया, तुरंत बेच दिया जहाँ पर जाना था। तो ये हो गया एक और स्कीम। फिर आया अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, जिसमें यहाँ पर दोस्तों स्पेशली एमएसएमईज़ के लिए कुछ कैपिटल सब्सिडीज़ देने की बात की गई है कि ये एमएसएमईज़ अपने सेक्टर्स के अंदर में जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर सकें, मॉडर्नाइज कर सकें। ज़रूरी भी है क्योंकि समय बदल चुका है, मॉडर्न मशीनरीज़ की ज़रूरत है, तभी हम जो बाहर की डिमांड्स है उसको पूरा कर पाएंगे, वो भी सस्ते वे में। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करके बेच पाएंगे। फिर बात आती है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये भी एक स्पेशल टेक्सटाइल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। देखो टेक्निकल टेक्सटाइल अलग चीज़ है। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो ये वो कपड़ा है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट के नेट बनते हैं, पैराशूट्स बनते हैं, वो सब यहाँ पर इस कपड़े से बनता है। फिर मोबाइल टेक हो गया, मोबाइल टेक की बात हो रही है यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें गाड़ी का सीट का कवर, ये सब चीज़ें हैं वो कपड़े से बन रही है, सीट बेल्ट्स वगैरह बन रही हैं। ऐसे यहाँ पर जो वेरियस सेक्टर्स में डिफेंस, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर सेक्टर में कपड़ा यूज़ हो रहा है वो हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, याद रखिएगा। फिर इसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाया गया, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम चलाया गया जिसको टैक्स रैम्प का नाम दिया गया है। इसमें मेन फोकस है कि कपड़े के ऊपर में रिसर्च, इसका सर्वे, मॉनिटरिंग, प्लानिंग और स्टार्टअप स्कीम को प्रमोट करना। सिल्क समग्र स्कीम चलाया गया ताकि जो सेरिकल्चर सेक्टर है इसका डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि जो सिल्क का प्रोडक्शन है देश में वो बढ़ाया जा सके, हाई क्वालिटी का सिल्क बना सकें, उससे बनाए हुए कपड़े यहाँ पर बेचे जा सकें। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाना। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, ये याद रखिएगा, इस बार बजट में न्यूज़ में था, ठीक है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव मेन पर्पस है खादी, हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट सेक्टर्स को यहाँ पर प्रमोट करना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, लिक्विडिटी सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट देना इन छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल का, इन कपड़ों का प्रोडक्शन कर सकें और प्रोडक्शन करने के बाद में इन कपड़ों को बेच सकें, है ना। फिर छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनकी ग्रोथ के लिए फंड अनाउंस करा गया। तो ये तमाम स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, किस चीज़ के लिए? टेक्निकल टेक्सटाइल या टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जा सके। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आज भी ढेर सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है। नंबर 1 चैलेंज जो इंडस्ट्री फेस कर रही है वो है रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट, यानी पुअर कॉटन क्वालिटी, एक खराब सी कॉटन क्वालिटी जो आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिक्लाइन इन कॉटन यील्ड्स, यानी कि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार रॉ मटेरियल, एक पुअर क्वालिटी का कॉटन बनाते हैं जिससे कि हम लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से दुनिया भर के मार्केट को ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज़ को चाहिए हाई क्वालिटी का कॉटन, हम बना रहे हैं बेकार क्वालिटी का कॉटन। तो हमें अपनी इस प्रोडक्शन टेक्निक्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन हमें करना होगा। फिर बात आती है इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया के जो टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस वो आज कंपटीशन फेस कर रही है। किससे कंपटीशन है? हमारा बांग्लादेश से कंपटीशन है, वियतनाम से कंपटीशन है, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम मैनमेड फाइबर्स बना रहे हैं बहुत चीपर, बहुत सस्ते दाम में यहाँ पर वो फाइबर्स को बना पा रहे हैं। चाइना से इंपोर्ट करते हैं, है ना। और उसके अलावा जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को वो ऑप्शन नहीं मिल पाता। ये दूसरा चैलेंज है हमारे सामने। तीसरा चैलेंज है जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जैसे इंडिया के कुछ गुड्स के ऊपर में अमेरिका ने टैक्स वगैरह लगा दिया था क्योंकि भारत रशिया से व्यापार कर रहा था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्किल शॉर्टेजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। 90% से ज़्यादा जो वीविंग यूनिट्स हैं, कढ़ाई बुनाई वाले जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर स्किल्स की कमी है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है, कुछ तैयार कर भी लोगे तो एट दी लास्ट जाके आपको बहुत सारे नियमों के थ्रू गुजरना पड़ेगा। DGFT के प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसके नियम आ जाते हैं। GST रेट बहुत इनकन्सिस्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो बहुत सारे नियम कानून के जरिए निकलते निकलते महंगा हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसकी वजह से दोस्तों आज हमारी टेक्सटाइल सेक्टर जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो एट दी लास्ट इंडिया को क्या करना चाहिए? हमारे सामने वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? नंबर 1 इज़ हमें एडवांस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, जिसमें स्मार्ट मेथड्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और डिमांड कितनी रहने वाली है उसकी फोरकास्टिंग के आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। हमें बाहरी लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना होगा मेगा टेक्सटाइल पार्क में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिसर्च में, और ये डेवलपमेंट करना ज़रूरी है अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो। थर्ड, जो ये सेक्टर है पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, इसको टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो ऑटोमोबाइल, डिफेंस, इंडस्ट्रीज, इन सब में अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं। फिर बात आती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। तो जो मैन मेड फाइबर्स हैं इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन खुद करना होगा, क्योंकि आज बहुत सारी कंट्रीज चाइना से बहुत सस्ता ये मैन मेड फाइबर्स को परचेज करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसी से ही माल बनाकर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें खुद से ही अपना मैन मेड फाइबर को प्रोड्यूस करना होगा, हाई क्वालिटी का मैन मेड फाइबर,
जिससे कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े किसी से, हम खुद से बना के प्रोड्यूस करके यहाँ पर उसको बेच सकें। समझे? फिर पूरे कॉटन प्रोडक्शन के इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ डिजिटल टूल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कपास किसान ऐप हो गया, कस्तूरी कॉटन भारत हो गया, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। इंडिया कुछ बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है, जैसे कुछ कंट्रीज़ के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसको हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स कहा गया, उसमें हम कॉटन को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर ये सब कुछ चीज़ें हो पाती हैं बढ़िया तरीके से, तभी ये जो हालात आप हमने आर्टिकल में डिस्कशन किए हैं कॉटन इंडस्ट्री के, उन हालातों को हम यहाँ पर सुधार पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए, कुछ भी रिवाइज करना होगा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। टेक्सटाइल सेक्टर क्या है, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिगार्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये स्कीम्स के बारे में मेंशन किया गया है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा काम की रहने वाली हैं। तो आर्टिकल तो वैसे अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर का आर्टिकल इतना रेलिवेंट नहीं था, लेकिन जितना रेलिवेंट आपके नोट्स बने हुए हैं। तो चलिए आता है हमारा पास में एक अगला आर्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो राइटर हैं टी एस त्रिमूर्ति जी, मतलब अच्छे टॉपिक्स होते हैं स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वेस्ट एशिया को लेकर, बहुत टॉपिक्स इन्होंने लिखे हैं एडिटोरियल में। तो आज का थीम सभी एडिटोरियल में यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के वो सब ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, हमने एक सेपरेट टॉपिक को सभी मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज है सबको एक ही जगह पर मर्ज कर लिया है। तो हम एक ही जगह पर कवर करने वाले हैं कि भाई सभी राइटर्स का क्या कहना है यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इंडिया के लिए क्या यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा और भारत को आगे कैसे एक्ट करना चाहिए वो भी आर्टिकल समझाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता है हाल ही में खबर आती है कि ईरान और अमेरिका ने मिलकर एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के माध्यम से सीज फायर कर लिया है, यानी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, मामले को सॉल्व करने की कोशिश की है। क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है, ये जो वॉर है दिन ब दिन एक्सपैंड होता चले जा रहा था, जो वेस्ट एशिया के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तो कोई रास्ता निकाला है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस रास्ते का इम्पैक्ट बहुत भयंकर लेवल पर पड़ने वाला है बहुत सारी कंट्रीज पर। तो आर्टिकल कहता है कि देखो कि जो मिलिट्री फोर्स होती है, इससे तो हमें यह पता चल गया कि जो बातचीत है वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। निगोशिएशंस आर इंपॉर्टेंट, कोई भी युद्ध को निपटाना है तो आपस में निगोशिएशन होना जरूरी है, ये यहां पर पता चला। नहीं तो फिर मिलिट्री फोर्सेस का तो यूज कर लिया, क्या निकला परिणाम? कुछ नहीं, तबाही तबाही मचाई है, लोगों की जान गई है। तो मिलिट्री फोर्सेस कैन नॉट सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जबकि यूक्रेन, गाजा, लेबनान, सूडान, ईरान, अगर यूक्रेन, गाजा, लेबनान, सूडान की बात करेंगे तो यहां पर तमाम मिलिट्री फोर्सेस का ही इस्तेमाल किया गया है, आज तक मामला निपटा नहीं, हजारों लोगों की जान गई, वो बात अलग। ईरान में भी यही सिचुएशन देखने को मिला, लेकिन एट द लास्ट हमको पता चला कि कोई भी वॉर का जो मेन उपाय निकल कर आता है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट से आता है कि भाई आप अपनी बात रख दो, हम अपनी बात रख दें, और एक ऐसा पॉइंट निकाल लो जहां पर हम दोनों मिलकर निगोशिएट कर लें, मामले को रफा दफा करो, आपको भी प्रॉब्लम नहीं, हमको भी प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम लोग अपने देश को ग्रो करने के ऊपर में काम करेंगे, आप अपने देश को ग्रो करने के ऊपर में काम करना। अगर आप मिलिट्री फोर्सेस को ही लंबे समय तक यूज करोगे तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा जो एनॉर्मस होगा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आर्टिकल यही कहता है कि जो भी डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन, जो बातचीत होती है ना, ये आज भी एक सबसे बढ़िया तरीका है शांति का। तो प्रश्न आता है कि आखिरकार यूएस और ईरान ये डील की तरफ बढ़े क्यों? क्योंकि यूएस और ईरान देख रहे हैं लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ता चले जा रहा है ये अनसस्टेनेबल हो चुका है। यूएसए को बहुत सारे सेटबैक फेस करने पड़े, पॉलिटिकल सेटबैक मिले, ईरान को भी नुकसान हो रहा है, मिलिट्री का नुकसान हुआ, वेपन्स का नुकसान हुआ, डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक लॉस, लीडरशिप चैलेंज, ईरान को भी नुकसान हो रहा है, दोनों को ही नुकसान हो रहा है, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है एक दूसरे को तबाह कर करके। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया कि दोनों मजबूर हो गए कि आओ बैठो यार बातचीत करते हैं, कुछ नहीं रखा, ऐसे लड़ते रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे दोनों। तो इससे अच्छा यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड क्यों ना किया जाए, दोनों एक दूसरे को ग्रो करने के ऊपर, मतलब अपना अपना खुद का ग्रोथ पे फोकस करेंगे। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको नहीं देखना क्या? तो अभी क्या है कि ये जो अग्रीमेंट हो रहे हैं, एमर्जिंग एग्रीमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ फाइनल हो चुका है। ये अग्रीमेंट अभी भी दोस्तों यहां पर एक बहुत प्योर विक्ट्री को नहीं दिखा रहा है। हालांकि ट्रंप साहब के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ भी है, अब स्टेटमेंट में ऐसे आपको पता है कुछ भी आ जाता है स्टेटमेंट कि हाँ ईरान ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, डील हो गई है ना, सब कुछ अपने फेवर में। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे, अगर रियलिटी में देखेंगे तो कोई भी एक विक्ट्री नहीं मिली है, कोई ऐसा बॉस हो जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई किसी कंट्री को, नहीं।
ये एक लेसन मिला है इंटरनेशनल रिलेशन में। लेसन ये मिला है कि निगोशिएटिंग जो टेबल होती है वो सबसे प्रायोरिटी पर रखने चाहिए। पहले ही डिस्कशंस, पहले ही बातचीत हो जाएंगी तो मामला सॉल्व हो जाएगा। इतनी बड़ी नौबत नहीं आएगी कि हाँ भाई बर्बाद कर चुके हैं उसके बाद बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर जो ईरान और यूएस के बीच में बातचीत हो रही है, इसको लेकर इजराइल काफ़ी चिंतित है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वो सेटिस्फाई नहीं है। इजराइल यहाँ पर अभी भी ईरान को, आप देख रहे हैं, क्योंकि ईरान क्या करता है, हिजबुल्ला ग्रुप को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है। तो इजराइल अभी भी कह रहा है कि भाई जो ईरान है ये सिक्योरिटी थ्रेट है, हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। हम कैसे यहाँ पर इस वॉर को जाने दें, हम कैसे मामले को यहाँ पर रफा दफा करें। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए इजराइल के अंदर में प्रधानमंत्री के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, इनकी सरकार को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर। जो ओपोनेंट्स है वो भी कह रहे हैं कि भाई आपने करा क्या है गाजा के ऊपर में, आपने करा क्या है इजराइल को ग्रो करने के लिए, इजराइल को मजबूत बनाने के लिए। तो इलेक्शंस आ रहे हैं पास में, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं होंगे जो सेटिस्फाई हो जाए इस डील से। वो तो यही चाहेंगे कि और तबाही मचे ईरान में, और तबाही मचे गाजा में, जितना ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच सकता है, डी एस्केलेशन होना पड़ेगा लेबनान के अंदर में, हिजबुल्ला को मिटाना पड़ेगा। तो ये इजराइल का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जो बेसिकली इस डील के साथ में मैच नहीं खाता है। तो इजराइल का क्या रिस्पॉन्स रहा है वो हमने समझा। प्रश्न यह है कि अगर ये जो यूएस ईरान की डील हो रही है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। रिपोर्ट्स कहती हैं ये अग्रीमेंट के अंदर में पहली बात यही रखी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। ईरान ने जो रोक टोक कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, कुछ जहाज पास हो पाते हैं कुछ जहाज नहीं, वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा, सारे जहाज आराम से पास हो सकेंगे। फिर दूसरी चीज़, ईरान ने इसके बदले में क्या लिया है कि भाई यूएसए ने ये बोला था ना ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, ईरान से जो कच्चा तेल है वो कोई देश नहीं खरीदेगा, ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया था। तो इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अपना रास्ता खोल देगा, उधर से यहाँ पर जो यूएसए है वो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा देगा, जिससे ईरान अपना बहुत सारा ऑयल बेच पाएगा अलग अलग कंट्रीज़ को। इवन इंडिया पे ही पहले ईरान से ऑयल परचेज करता था, बट यूएसए के प्रेशर के चक्कर में इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। तो ईरान जब ऑयल एक्सपोर्ट करेगा देन सच में हमारे लिए ईरान एक ऑप्शन होगा जहाँ से हम बहुत सारा ऑयल परचेज करेंगे। ईरान के ढेर सारे एसेट्स जिसको फ्रीज कर दिया जाएगा जगह पे, उसको अनफ्रीज किया जाएगा, है ना। जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो ख़त्म किया जाएगा, और कमिटमेंट्स आप एक कह सकते हैं हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करके चलेंगे। और यहाँ पर आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि इस पूरे डील में एक बहुत बड़ा पड़ाव यह है कि ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट नहीं करेगा। ये बात खुद ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप साहब ने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में कि ईरान मान चुका है कि आगे फर्दर कोई भी न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा। तो इसको लेकर भी कोई चीज़ चल रही है इस डील के अंदर में, याद रखिएगा। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है, ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द न्यूक्लियर डेवलपमेंट। ये 3 मेजर चीज़ें हैं। हालांकि आर्टिकल ये भी कहता है ये फाइनल पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो पाया है, आज भी यहाँ पर ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, निगोसिएशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है। पहले JCPOA जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान पे सारे सैंक्शन हटा दिए गए थे, बाद में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगा, ईरान पे सैंक्शन लगा दिए गए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर फर्दर अपडेट्स आने बाकी हैं अभी, कि ईरान इस पर क्या कहना चाहता है, फाइनल डिसीजन क्या दे रहा है। अब प्रश्न आता है कि वाई दिस रीजन में स्टिल रिमेन अनस्टेबल। कितनी भी डील हो जाए ये रीजन हमेशा से अस्थिर रहा है और आगे भी रहेगा। कारण यह है क्योंकि ईरान चलो ठीक है, ईरान भले ही यहाँ पर क्या कर ले, शांत हो जाए, डील कर ले, लेकिन ईरान कुछ ग्रुप्स को पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, पॉलिटिकल कह रहा हूँ, पीछे से बैकिंग करता है, वेपन्स वगैरह सब प्रोवाइड करता है, हिजबुल्ला को भी और येमेन में प्रेजेंट हेतीस को भी, इराक के अंदर अलग इराकी मिलिशियाज हैं उनको भी। तो ईरान का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जितना आप ईरान को समझ रहे हैं कि हाँ अरे छोटा सा तो देश है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेबनान में ईरान है, गाज़ा में ईरान है, येमेन में ईरान है, इराक में ईरान है, अपने अलग अलग ग्रुप्स इन्होंने बना रखे हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, वेपन्स का सपोर्ट। तो अगर डील हो भी जाती है तो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न बने रहेंगे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में। तो इसके ऊपर क्या विचार होगा वो आगे पता चलने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक है अब्राहम अकॉर्ड, याद रखेगा। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, एक बहुत बड़ी डील जिसमें इजराइल के साथ में अरब नेशंस के रिलेशंस को मेंटेन करने की बात की जा रही है। अब्राहम अकॉर्ड कौन करवा रहा है? अमेरिका। इसमें एक तरफ इजराइल है, क्योंकि आपको पता है इजराइल को आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ एज अ सेपरेट नेशन नहीं मानते, कोई देश नहीं मानता कि इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर में कब्ज़ा किया है,
इजराइल पैलेस्तीन को कब्जाने के बाद में यहाँ पर वो देश बना है, तो हम उसको एक देश का दर्जा नहीं देंगे। ये मामला यहाँ पर चलता रहता है। तो यूएसए कह रहा था इस एरिया में तब तक शांति नहीं बनेगी जब तक लोग इजराइल को एज अ कंट्री का रिकग्निशन नहीं देंगे। तो इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड लेकर आया गया। 2020 में यूएई पहला कंट्री बना जिसने इजराइल को एज अ कंट्री मान लिया। बहरीन ने भी सपोर्ट दे दिया, मोरक्को ने सपोर्ट दिया, सूडान ने सपोर्ट दिया। ये कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर शांति बनाने को लेकर बात की, है ना। अब यूएसए चाहता है जितना जल्दी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इजराइल को एज अ कंट्री मान लेंगे, सपोर्ट बन जाएगा, फिर हम कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। इवन आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इसी चक्कर में अटका पड़ा है, क्योंकि आज बहुत सारे कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन मतलब इजराइल के प्रति नहीं है, इजराइल को वो कंट्री नहीं मानते। तो अब्राहम अकॉर्ड किस लिए लाया गया था, ये याद रखिएगा, ताकि अरब कंट्रीज़ और इजराइल के रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए। अब कोशिश तो की गई कि अब्राहम अकॉर्ड को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, बट गाज़ा में वायलेंस हुआ, वेस्ट बैंक में वायलेंस हुआ, लेबनान में वायलेंस हुआ, ईरान ने भी, इजराइल ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। तो इन सब की चीज़ों की वजह से कोई भी एक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं निकल कर आया। तो अब्राहम अकॉर्ड एक्सपैंड नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो इजराइल इधर से अटैक कर रहा था, तबाही मचा रहा था जगह जगह पर, तो उससे काफ़ी नाराज़ थे, है ना। तो इस चक्कर में अब्राहम अकॉर्ड भी कहीं ना कहीं रुक गया एक जगह पर। फिर गल्फ कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर लगातार वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज करता जा रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई के रिलेशंस खराब हैं, हमने ये देखा, आपसी में यहाँ पर इनकी नहीं बन रही। यूएई हाल ही में आपको पता है ओपेक से बाहर भी निकल जाता है, समझे। फिर उसके बाद में गल्फ नेशंस में ही आपस में बहुत सारी फूट हो चुकी है। सऊदी अरेबिया ईरान आपस में लड़ रहे हैं यमन के अंदर में, सऊदी अरेबिया यूएई का रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा, सूडान सोमालिया का रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ना एक इनस्टेबिलिटी सी मेंटेन है। यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है, जिसकी वजह से पावर डायनेमिक्स में पूरा बदलाव आ रहा है। तो ये जो रीजन जहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए थी, वो यूनिटी पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुकी है। और ये यूनिटी कैसे ख़त्म हुई है, ये सब पहले तो हमको नहीं दिख रहा था, बट ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद में खासकर दिखाई दिया है। तो आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए। तो राइटर साहब कहते हैं देखो, एक सबसे बड़ा लेसन जो हमने लिया है ना, वो यह है रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें ईरान को शामिल करना। ईरान को बाहर रख के अगर आप कुछ डिसीजन लोगे वेस्ट एशिया को लेकर, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर राइटर साहब कहते हैं इसको कंपेयर कर लो आप यूरोप के साथ में। यूरोप ने रशिया को अलग करने की कोशिश की गई, रशिया कुछ बिगाड़ नहीं पाया रशिया का। रशिया चाइना यहाँ पर साथ में आ गए, दोनों और मजबूत हो गए। यूएसए ने कोशिश यहाँ पर बहुत कही थी कि हाँ भाई रशिया आइसोलेट हो जाए, आइसोलेट कोई होने वाला नहीं, दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आर्टिकल कहता है कि भाई कितनी कोशिश कर ली, कुछ हुआ नहीं हुआ। लास्ट में आपको क्या लाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए मिलकर बातचीत करनी है, निगोशिएशन करना है, वही एट द लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है। तो इंडिया की भी सेम पोजीशन है। अगर आप इंडिया की पोजीशन देखोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, तो इंडिया के रिलेशंस इजराइल से भी अच्छे हैं, यूएसए से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, यूएई से भी अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया से भी अच्छे हैं, और दूसरे कंट्रीज जो वेस्ट एशिया में उन सब से अच्छे हैं। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है, ये देखिए काम की बात आपके सामने कि भाई भारत का जो पूरा हित रह रहा है वेस्ट एशिया में, ये हमारे लिए हर एक सेक्टर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री ज़्यादा हैं। आज हमें एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम ट्रेड, हमारा देश का डायस्पोरा जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अरब नेशन में काम कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, ये सब कुछ यहाँ पर वेस्ट एशिया से ही आ रहा है। तो इंडिया कहीं पर भी एक कह सकते हैं ना कि हिस्सा ले ले पार्शली यहाँ पर कि भाई आप इसके साथ में या इसके साथ में, तो इंडिया वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट केवल एक कंट्रीज़ के साथ में नहीं है। इसके लिए इंडिया मल्टी अलाइन रहा है। राइटर कहते हैं टी एस त्रिमूर्ति साहब कि ये मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच बहुत अच्छा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स काम ही ऐसे कर रहा है ना, हर कोई कंट्री अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो हम क्यों पीछे हटें, हम किसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिसका सपोर्ट अगर हम करेंगे, कल वही यहाँ पर टैरिफ लगा सकता है, टैक्सेस को इम्पोज कर सकता है, वो सब रियलिटी हमने देखी हुई है। तो सभी कंट्रीज से हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो सभी के बीच में बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारे पास में क्वेश्चन है भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। भारत के लिए इंप्लीकेशन यही है कि भाई गल्फ इकोनॉमी में जब तक दिक्कतें रहेंगी, तब तक इंडिया का एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिक्कत पड़ेगी, जैसे आज हमारी इकॉनमी के ऊपर में असर पड़ रहा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट एशिया। दूसरा, अगर यहाँ पर वेस्ट एशिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा वेस्ट एशिया में। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है, हमें इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखनी होगी। पाकिस्तान का इंगेजमेंट हमें नहीं बढ़ने देना है ना। तो हमारे लिए बैलेंस डिप्लोमेसी ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे
तो इससे क्या होगा कि उस कंट्री से जिसकी दुश्मनी होगी वो भी यहाँ पर हमारे अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो एक बैलेंस डिप्लोमेसी होनी ज़रूरी है अगर भारत को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात करनी है तो। ठीक है, तो ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर जिसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर में। अब एक छोटा सा मेंस का क्वेश्चन भी है, चाहो तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए और इस अपना जो आंसर है इसको लिखने के बाद में अच्छा सा आंसर लिखिएगा, अपने पास में रखिएगा। जब सबमिट करना होगा तो टेलीग्राम ओपन होगा तब सबमिट कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये है, मिलिट्री विक्ट्रीज रेयरली प्रोड्यूस लास्टिंग पीस अनलेस फॉलोड बाय द पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जितने भी यहाँ पर ये अलग अलग युद्ध चल रहे हैं इनमें जो जीत होती है वो बहुत ही कमी से दिखाई देती है। जो शांति वगैरह है वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर मेंटेन हो पाता है। इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर हुआ है हाल ही में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि भाई जो जियोपॉलिटिक्स है वेस्ट एशिया का बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिक्स, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो क्या हो सकता है। यानी कि भाई जो ये इंपॉर्टेंस है कि ये डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट करना सभी नेशंस के साथ में, ये क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, इस पर टिप्पणियां करिए। ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए यहाँ पर क्या इंपैक्ट डालेगा ये बताएं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये सीज फायर हो रहा है, वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी के आधार पे हमें समझना होगा कि भाई जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जैसी चीज़ है वो उसका वैल्यू कितना है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, साथ ही साथ में डिस्कस करें। भाई इसको भारत की फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करना है। हिंदी में क्वेश्चन दिया गया, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये आंसर इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना कि भाई हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और यूएस के सीज फायर को लेकर, ये क्या कहता है। फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि भाई जो मिलिट्री एक्शंस हैं ये कुछ है सोल्यूशन नहीं लाएंगे, लेकिन जो आपस में बातचीत है वो एक सोल्यूशन लाएंगे। फिर वेस्ट एशिया में कौन कौन से चैलेंजेस हैं एंड एट द लास्ट इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, कि भाई वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी रहेगी तो भारत के लिए बहुत ही सही रहेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया को अपनी पॉलिसी, मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को कंटिन्यू रखना होगा। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेशन को सुना है तो चलिए शुरुआत करिए और अपने कमेंट सेक्शन को ओपन करिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 करके लिखना शुरू करो और आंसर्स लिखना यहाँ पर शुरू करो नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक बाइनियल मल्टीनेशनल एयर वॉरफेयर है जो बेसिकली रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के थ्रू होस्ट किया जाता है। सेकेंड, ये जो अभ्यास है इसका नाम आया है फ्रॉम इट्स एम्फेसिस ऑन नाइट टाइम फ्लाइंग ऑपरेशन, मतलब रात के समय पर फ्लाइंग ऑपरेशन किया जाता है, वहां से ये नाम लिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, इस अभ्यास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरऑपरेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाना अमंग द पार्टिसिपेटिंग एयर फोर्सेस। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को लेकर आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, क्या इस एसोसिएशन को बनाया गया था 1997 में ताकि सभी ओशियानिक कंट्रीज यानी कि दुनिया में जितने भी समुद्र हैं उन सब के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। सेकंड, इस IORA का सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में प्रेजेंट है। थर्ड, IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। फोर्थ, इंडियन ओशन डायलॉग जो है इसको लॉन्च किया गया था ताकि डिस्कशंस किया जा सके इंपॉर्टेंट इशूज़ को लेकर इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में। तो बताएं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3 and 3 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, बी 1, 2, 3 and 4 ओनली, या फिर डी 1 and 4 ओनली। कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर आपके पास में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो लगभग 11% भारत के मैन्युफैक्चरिंग GVA के अंदर में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड, जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है ये टेक्सटाइल्स को प्रमोट करता है, स्पेशली वो टेक्सटाइल जो डिफेंस, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में यूज़ की जाती हैं। थर्ड, समर्थ 2.0 प्रोग्राम का मेन पर्पज़ है कि भारत के अंदर में से जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग करना, एक्सपोर्ट में उनको सपोर्ट करना। तो समर्थ 2.0 प्रोग्राम का ये मेन पर्पज़ है, क्या बताएं। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है PM मित्र पार्क्स जो हैं इसका मेन पर्पज़ है एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना फॉर दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। यानी PM मित्र पार्क क्या कहता है, एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि बहुत सारा जो कपड़ा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो बताएं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1, 2 and 4 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2, 3 and 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है? सेकंड, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, क्या यह भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है? थर्ड, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आया गया है ताकि इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका आंसर भी लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये है आज का हमारा डिस्कशन, ये है सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के लिए सेशन में बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। बाकी याद रखिएगा, मैंने जैसे बताया, जो ये कुछ दिनों के PDFs इसके लिए जो परेशानी नहीं होगी, व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दे दूंगा मैं, या कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको चेक कर लेना एक बार। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDFs मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से।